अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि लैंड रेवेन्यू पे लेक्चर्स नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि आज लैंड रेवेन्यू भी आपको पढ़ा दूं। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट का कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो कि आप सीपीसी में भी देखते हो। जब भी एरियर्स की बात आती है, जब भी कुछ चीज़ कलेक्शन की बात आती है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये आपके सेक्शंस हैं, यहाँ पे 74 to 112 आपका लैंड रेवेन्यू, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, और जो इसके रूल्स हैं, मैं हमेशा जब ये सिलेबस नहीं भी था तो मैं हमेशा कहता था लैंड रेवेन्यू तब तक समझ नहीं आता जब तक इसके रूल्स जो कि आपके 1968 के हैं वो नहीं पढ़ेंगे। वो रूल्स, इसके रूल नंबर 45 टू ऑनवर्ड, 45 टू ऑनवर्ड 59 तक इसके क्या हैं, रूल्स हैं जो कि कलेक्शन और एरियर्स को डील करते हैं। तो मैं आज इसका ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। एक लैंड रेवेन्यू एक अलग चीज़ है और एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू अलग चीज़ है। मसलन रेवेन्यू कहते हैं पैसे को, जो कि लैंड आप यूज़ करते हो पर्पज़ के लिए। मतलब आप एक और बात और आज ध्यान से सुन लें, जो भी ओनर होगा, जिस लैंड का मर्जी होगा, वो एक्चुअली ओनर नहीं है, एक्चुअली वो उसको इस्तेमाल की हद तक ओनर है। एक्चुअली वो लैंड वेस्टेड टू द स्टेट है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो अर्बन हो, या चाहे वो जो भी हो, कोई भी लैंड है, वो सारी की सारी क्या है, वो गवर्नमेंट की, स्टेट की है। ठीक है, आपको वो तसर्रुफ का हक देता है, इस्तेमाल का। ठीक है, देखिए सेल करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली गवर्नमेंट की ही है। सेल मैंने आपको कर दी, लेकिन जो उसके ऊपर टैक्सेस हैं वो तो पहले वाला भी दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है। मीनिंग देर पे गवर्नमेंट टैक्स तो लेती रहेगी। मतलब वो तो एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, लैंड पे टैक्स। हाँ, ये रेवेन्यू का मतलब, हाँ, ये रेवेन्यू जो है ये जनरेट, एक्चुअली ये प्योरली इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो वाली जो कि एग्रीकल्चर है। हम और दूसरी किसी को बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर लैंड पे आपको क्या देना होता है, रेवेन्यू देना होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है आपका, उसके अंदर आपको सारा ये लैंड रेवेन्यू एक्ट ही इसी पे ही बना हुआ है। और जो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, ठीक है, उसकी तरफ फिर बकाया जात रह जाते हैं, उसको एरियर बोलते हैं। अब वो एरियर्स की रिकवरी कैसे करनी है, उसके मॉड्स हैं। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू करने किसने, कैसे करनी है, और अगर एरियर्स होंगे तो वो कैसे होंगे। ठीक है, वो 82 ऑनवर्ड वो शुरू हो जाएंगे ना, 80 से ऑनवर्ड 112 वो सारे वो शुरू हो जाएंगे। 80 to 90, हाँ 80 to 90 वो प्योरली वेज बता रहा है कि कैसे करने हैं। फिर वो आगे इसके बाद वो दूसरी काम शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ आपने एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पे पढ़ना है, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। हाँ, वो ऑनवर्ड ये सारा फिर एरियर्स स्टार्ट हो जाते हैं ना। ये कलेक्शन यहाँ तक है, ठीक है, 74 to 80, ठीक है, 79, ये सारा मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, और इसको बता रहा हूँ हाउ टू स्टडी। साथ में कुछ चीज़ें, ये पूरा टॉपिक हम 2-3 लेक्चर्स में सम अप करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, थॉरोली समझ आ जाएं। क्योंकि जब तक आप, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जिस वक्त आप लॉ के स्टूडेंट हों, मीनिंग देयर बाय कि आप जिस वक्त जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिविल जज है, चाहे वो आपका है एडिशनल सेशन जज के स्टूडेंट जितने भी हैं, उनके लिए, या आप प्रैक्टिसिंग होना चाहते हैं, तो आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए। लॉ के साथ कौन सी बुक पढ़नी है, आपको कैसे पता चलेगा, ढाल बाश क्या होती है। ठीक है, अब लंबरदार का काम है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। हमने जो लंबरदार का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, वो रूल 16 से ऑनवर्ड 29 तक, और साथ में आपने वो 37, 36, 7, 8 तक जो सेक्शन पढ़े हैं, वो सारे के सारे वो लंबरदार अपॉइंट करने का मकसद भी ये है।
land. जी Areas of land revenue. हाँ डेफिनेटली एरियर्स हैं, तो फिर उसके मॉड्स दिए गए हैं कि भाई जिस तरह हमने एग्जीक्यूशन में पढ़ा। सर जो एरियर्स होंगे वो तो फिर लंबरदार से मतलब नहीं, देखिए लंबरदार को भी तो जिम्मेदार ने देनी है ना। जी सर। अब वो उसके पास जाता है, भाई इतना आपका रेंट है, आपका रेवेन्यू आप दें, वो नहीं देता। जी सर। तो गवर्नमेंट को तो उसने वैसे ही बताना, जनाब ये डिफ़ॉल्टर है, ये नहीं देता। वही मैं कह रही थी जब वो डिफॉल्टर हो जाता है देखिए अब आपने जो डेफिनेशंस पढ़नी है, सबसे पहले तो लैंड रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? लैंड रेवेन्यू। फिर आपने पढ़नी है डिफ़ॉल्टर की, ठीक है। फिर आपने पढ़नी है कि इसके लैंड रेवेन्यू क्या होता है, डिफ़ॉल्टर क्या होता है, और एरियर्स क्या होते हैं, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने जो इसकी डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में है, सेक्शन 4 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब ये डेफिनेशन आपको लैंड रेवेन्यू की डेफिनेशन 4 के सब सेक्शन 2 में मिलेगी। इसको करेक्ट करते जाएं, साथ देखते जाएं। द एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या है? 2 में एरियर्स, ये गालबन 12 में है। ये आगे देख लेते हैं, इसको करेक्ट भी करते जाएं साथ साथ। नहीं, ये है 14 में। ये कहाँ है? 14 में लैंड रेवेन्यू की डेफिनेशन है, और 4(2) में किसकी है? एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू में, ठीक है। और फिर आपकी डेफिनेशन आती है किसकी? डिफ़ॉल्टर की। अब वो डिफ़ॉल्टर किसको कहते हैं वो आपने देखना है कि डिफ़ॉल्टर कहाँ पे है इसके अंदर, और डिफ़ॉल्टर किसको कहते हैं वो डेफिनेशन भी डेफिनेटली इसके अंदर है, ठीक है। ये होगा जी आपका 7 4 का 7, ठीक है। ये है लैंड रेवेन्यू। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि डेफिनेशन साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो फिर चीज़ें समझ आती जाएंगी। तो अभी हम ये तीनों डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो तीनों डेफिनेशन हैं क्या एक्चुअली। देखिए पहली डेफिनेशन आपने कहा लैंड रेवेन्यू किसको कहते हैं, तो वो 4(14) है। वो कहता है मीन लैंड रेवेन्यू असेस्ड आर असेसेबल, जी असेस्ड आर असेसेबल अंडर दिस एक्ट। आप असेसमेंट का पूरा चैप्टर इसके अंदर पढ़ेंगे। तखमीना लगाती है या लगाया जा सकता है, असेस, हाँ जी, असेस्ड आर accessible under this act under any law for the time being in force relating to land revenue and include any rate imposed on account of increase in the value of land due to irrigation। डेफिनेटली आपने, आप देखें एक बयाना भी होता है, ठीक है। अब ज़मीनें जो होती हैं ना, कुछ होती हैं बंजर, ठीक है, बैरन लैंड जिनको कहते हैं, या कुछ ऐसी होती है जिनको किसी बारिश के मौके पे ही पानी लगना होता है, तो उनका रेवेन्यू कितना होता है? बहुत नॉमिनल सा। तो वो कह रहा है कि ऐसा रेट जो उसके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। देखिए एक लैंड थी पहले बैरन, जिसको हम बंजर कहते हैं। एक होती बंजर कदीम, एक होती बंजर जदीद, ठीक है, जो कि बहुत पुराने दौर से चली आ रही, वो कदीम है अरसे दराज से, और एक है बंजर जदीद अभी हुई है। अब हो सकता है वो बंजर अब क्या हो गई हो, वो काबिले काश्त, और उसके अंदर क्या हो गया हो, अब वो एरीगेटेड हो जाए। अब जब वो एरीगेटेड हो जाती है तो फिर डेफिनेटली उस पर रेवेन्यू बढ़ जाएगा, रेट्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में जो उस पे रेट्स लगेंगे वो भी लैंड रेवेन्यू के अंदर शामिल होंगे। ये डेफिनेशन है आपकी लैंड रेवेन्यू की। अब बात आती है आपके डिफ़ॉल्टर की। अब डिफ़ॉल्टर मीन्स अ पर्सन लायबल फॉर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, हाँ एरियर्स, एंड इंक्लूड अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स। अब देखें आप पे एरियर्स आ गए, आप कहते जनाब इन्हें छाड़ दो। अब देखिए एरियर्स के मोड में जाएंगे तो अरेस्ट भी है,
डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन भी है, अटैचमेंट भी है। अब उसकी ज़मीन जब उसको अरेस्ट करते हैं तो कोई उसका भाई या कोई लोकेलिटी का बंदा आ जाता है, जनाब मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ, तो वो भी फिर डिफ़ॉल्ट, अगर नहीं देगा वो भी डिफ़ॉल्टर में आएगा। ठीक है, अब बात आती है वापस एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू 2 पे 4(2) पे। ठीक है, वो कहता है मीन्स लैंड रेवेन्यू विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम पेएबल। देखिए एक डेट होती है तो एरियर्स हो गए। आप देखते हो कहीं पे रहते हो घर पे, तो घर पे उसने कहा कि जी 5 से 10 तारीख के दरमियान आपने किराया देना है, आप नहीं देते तो फिर क्या हो जाते हैं वो एरियर्स। तो यही एरियर्स हैं, जिस दिन देना था उस दिन नहीं दिया तो वो डिफ़ॉल्टर हो गया, वो फिर ये डिफ़ॉल्टर हो गया तो फिर वो रिकवरी की तरफ। ये मॉड्स इंशाल्लाह हम यहाँ से ये सब कल मैंने ये सुनना भी है और लिखवाना भी है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ये लिखा कहाँ होता है। ये रूल्स में यहाँ पे है 45 to 59 और 74 to 112 ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, पूरा टॉपिक है। और 74 से 80 तक 79 तक ये कलेक्शन की बातें करेगा, फिर 80 to 90 ये मॉड्स बताएगा, और उसके बाद अगर हो गया तो किसने रिलीज़ कैसे होनी, वो सारे जो मॉड्स हैं वो 112 तक चलेंगे। तो ये था आपका टॉपिक, तो इसका ओवरव्यू था।